अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम सऊदी लाइफ 360। आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान हैं जो आए हैं अमेरिका से और आपको अपने साथ अमेरिका ले जाने के लिए ये आपको बताएंगे कि आप अगर अमेरिका जाना चाहते हैं तो कौन से ऐसे वो तरीके हैं जिससे आप 100% लीगली अमेरिका जा सकते हैं। वेलकम राहिल शेख भाई, बहुत शुक्रिया आपका आने का। Thank you. और आपकी फर्म का नाम है स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो। राइट, स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक लोगों को पता चल गया। बहुत सारे लोग हैं मिडिल ईस्ट में जो लोग यहाँ रहते हैं और यहाँ से जाना चाहते हैं अमेरिका, जो कि एक ड्रीम लैंड है और हर बंदा चाहता है। Right. तो कौन से ऐसे तरीके हैं और आप क्या हेल्प कर सकते हैं उन लोगों की इस जर्नी के अंदर? परफेक्ट यार, ये तो एक पूरे का पूरा एक बड़ा सी है, एक समंदर है जो आपने पूछ लिया। बेसिकली बहुत सी पाकिस्तानी जो आज से अगर हम 10 20 30 साल पहले की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी पाकिस्तानियों की जो मिडिल ईस्ट में माइग्रेट की। आज माशाल्लाह वो बड़े अच्छे एस्टैब्लिश्ड प्रोफाइल पे हैं, बड़े अच्छे सिस्टम में बैठे हैं, जो यहाँ पे बड़े क्वालिफाइड बिजनेसेस भी कर रहे हैं, जॉब्स भी कर रहे हैं। तो जब मिडिल ईस्ट की बात है जिसमें सऊदी अरेबिया ऑफ कोर्स ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट आता है, यूएई आता है, इसके अलावा आपका कतर, बहरीन। तो मिडिल ईस्ट में जो लोग बैठे हैं इनमें दो तरह के प्रोफाइल कॉमनली होते हैं। एक वो जो जॉब प्रोफाइल हैं, एक अच्छे लेवल पे प्रोफाइल कर रहे हैं। मैं लेबर कैटेगरी को टारगेट नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू दोज, ऑफ कोर्स उनके लिए एक अलग डिफरेंट कैटेगरीज हैं, बट व्हाट आई एम हियर फोकसिंग ऑन मेजरली कि वो लोग जो अच्छे कॉर्पोरेट जॉब्स कर रहे हैं या बिजनेसेस कर रहे हैं जो कि एक अच्छी प्रोफेशनली क्वालिफाइड बिजनेसेस हैं। तो जॉब वालों के लिए भी ऑफ कोर्स अपनी लाइन में, अपनी इंडस्ट्री में बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं जिसमें वो बेसिकली जॉब्स की बेस पे वीज़ाज़ जो है वो अपने प्रोसेस कर सकते हैं या अमेरिका में माइग्रेट कर सकते हैं। आज दुनिया वैसे ही ग्लोबलाइजेशन का टाइम है और एक ग्लोबल हब बन चुकी है। तो इस ग्लोबल हब में आपके पास देयर इज़ नो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, सही है। देयर इज़ एक्सेस अवेलेबल फॉर एवरीबडी कि कोई दुनिया के किसी कोने में बैठा है, चाहे वो पाकिस्तान में है या सऊदी में है, उसके पास एक्सेस मौजूद है कि वो इंटरनेशनल मार्केट में अपनी जॉब सर्च कर सकता है। तो जॉब वालों के लिए देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज जो अपने जिसमें H1B आता है, अगर आप एक हाईली स्किल्ड कैटेगरी का वीज़ा है। इसी तरह जो है वो EB2 और EB3 वीज़ा कैटेगरीज आती हैं जिनकी बेस पे आप एक अच्छी जॉब भी ढूंढ सकते हो, अच्छा स्पॉन्सर भी ढूंढ सकते हो और आप उसकी बेस पे अमेरिका में माइग्रेट कर सकते हो। मेरी एक्सपर्टीज़ चूँकि जॉब से रिलेटेड नहीं है तो मैं आपको जॉब्स और जॉब से रिलेटेड जो वीज़ा कैटेगरीज हैं इनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बता सकता, बिकॉज इट्स अनफेयर कि जिस चीज़ की मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है उसके बारे में मैं जो है वो ज़्यादा कमेंट करूं। जो मेरा बैकग्राउंड है एज अ बिज़नेस कंसल्टेंट एंड बिज़नेस एडवाइज़र, वो ज़्यादातर बिज़नेस से रिलेटेड है। अब बिज़नेस वालों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, ये जॉब और बिज़नेस दोनों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आप सर्टन प्रोफाइल पर जॉब कर रहे हो बट यू आर डन विद इट, यू वांना चेंज योर कैरियर और आपको अपना नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आप भी इस कैटेगरी में फॉल कर सकते हो। और इसी तरह अगर आप एक ऑलरेडी एक बिजनेसमैन हो, अच्छा बिजनेस बनाया है, आप मिडिल ईस्ट में किसी भी रीजन में हो, आप अपने बिजनेस को कर रहे हो तो आप अपने ही बिजनेस को एक्सपैंड भी कर सकते हो। तो बिजनेस वीज़ा से रिलेटेड जो है उसकी भी बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज मौजूद है, जिसमें E1 वीज़ा है, E2 इन्वेस्टर वीज़ा है, इसके अलावा EB1 मल्टीनेशनल बिजनेस एंटरप्रेन्योर का वीज़ा है, आपका EB5 वीज़ा कैटेगरी है। तो डिफरेंट वीज़ा प्रोग्राम्स हैं जो कि बिज़नेस से रिलेटेड या आपकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि दुनिया की कोई भी डेवलप्ड कंट्री स्पेशली जो है वो इन्वेस्टर्स को और बिजनेस कम्युनिटी को वेलकम करते हैं। दे वांट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स टू कम देयर कंट्री एंड द सेम वे अमेरिका आल्सो वांट्स दैट कि आप उनके मुल्क में आओ, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट्स लेकर आओ, एक अच्छा बिजनेस एस्टैब्लिश करो, उनकी लेबर मार्केट में जॉब्स जो है वो क्रिएट करो ताकि आप उनके सोशल इकोनॉमिक सिस्टम में जो है वो अपना कंट्रीब्यूट कर सको। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे नाजरीन के लिए आसान अल्फाज में, क्योंकि ये जो B1 B2 EB3 EB1 E2 E3 लोग तो इसमें बड़े कंफ्यूज रहते हैं ना, उनको पता नहीं होता क्या कैटेगरी सूट करेगी उनके लिए। अच्छा, मिडल ईस्ट के अंदर जितने भी लोग हैं ज़्यादातर यहाँ पर जॉब, हाई प्रोफाइल जॉब्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको पता है जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो भी ऑफिशियली बिजनेसमैन कम है,
सही। क्योंकि आपको पता है हम बहुत ओपनली बात नहीं कर सकते, राइट। मगर बिजनेस उनके अपने नाम पे नहीं है, तो Right. लीगल एंटिटी उनके नाम पे ही नहीं है, राइट। राइट। अच्छा, अब हमारी वीडियो लोग देखेंगे क्योंकि जॉब वाले बिजनेस से तो डरते हैं, सही है ना। जॉब वाला कंफर्ट जोन उसका जॉब ही है, है। राइट। ठीक हो गया। राइट। अब आसान अल्फाज में उनको समझाने के लिए कि मैं यहाँ एक जॉब कर रहा हूँ कॉर्पोरेट में, मेरी अच्छी प्रोफाइल है, ठीक है। सही है। तो मेरी कोशिश क्या होती है हमेशा कि मुझे अमेरिका से कुछ जॉब ऑफर आ जाए सही है। और मैं उस जॉब ऑफर से अमेरिका में चला जाऊं, सही। जिसको हम क्या बोलते हैं H1B आई थी, H1B। H1B, राइट। अब वो अपॉर्चुनिटी सबको मिलती नहीं है। राइट। अब आप ये कह रहे हैं कि आप जॉब वीज़ा छोड़ें, आप बिजनेस वीज़ा पे अमेरिका आ जाएं, राइट। विच इज़ द ऑप्शन आई थिंक E2, E2 वीज़ा। राइट। अच्छा, अब जो मेन कंफ्यूजन है ना वो आपने क्लियर करनी है कि एक जॉब वाला, उसका तो जॉब है पोर्टफोलियो, बिजनेस पोर्टफोलियो सही नहीं है। है, वो कैसे E2 पे अमेरिका जा सकता है। परफेक्ट। देखें, जो भी जॉब कर रहा है, अच्छे प्रोफाइल पे जॉब कर रहा है और वो बिजनेस से डरता है, तो ट्रस्ट मी, इस डर का तो सिर्फ एक ही हल है, और वो ये है कि आपको इस डर को जीना पड़ेगा, इसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। जब तक आप रिस्क नहीं लोगे, जॉब में एक कंफर्ट जोन है ना आपका, और आप अपने एक कंफर्ट जोन में बैठे हो, आप रिस्क लेने से डर रहे हो, पैसे लगाऊंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा, वीज़ा नहीं मिलेगा, या बिजनेस को क्या करूंगा तो क्या होगा। देखो, आपको दुनिया की तारीख में किसी भी सक्सेसफुल बंदे को उठा लो, जो बड़े बड़े जो नामवर लोग आए हैं, जो मिलियनर्स बने हैं, बिलियनर्स बने हैं, जॉब प्रोफाइल से किसी ने नाम नहीं कमाया, जॉब प्रोफाइल से किसी ने वो सक्सेस एंजॉय नहीं किया। ऑफ कोर्स अब आपके कमेंट में भी आ जाएंगे जी, सुंदर पिचाई जो है वो भी जॉब कर रहा है, कहने वाला था। राइट, सुंदर पिचाई भी जॉब कर रहा है, और मिस्टर सो एंड सो भी जॉब कर रहे हैं। बट ट्रस्ट मी, वो जो जॉब कर रहा है उसके साथ भी उसके अपने शेयर्स भी इन्वेस्टेड हैं उसी गूगल के अंदर, या किसी जो भी इस तरह के प्रोफाइल के जो एग्जांपल्स आएंगी, उनके अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी पैरेलली चल रही होती हैं। तो इन्वेस्टमेंट इज समथिंग के जो आपको उसकी इन्वेस्टमेंट्स किए बगैर आप एक सर्टन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बंदा इन्वेस्टमेंट्स कर ले, बट जब तक आपका अगर गोल सेट है, आपका वाई सेट है, तो आप जॉब से बिजनेस की तरफ या इन्वेस्टमेंट की तरफ स्विच करोगे, बिकॉज इन्वेस्टमेंट के बगैर पॉसिबल नहीं है कि आप एक सर्टेन लेवल से आगे जाओ। अब बात आ जाती है कि जो जॉब वाला बंदा है वो बिजनेस कैसे करे। इसकी बड़ी सिंपल एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, या कोई भी एक ऐसा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई काम कर रहा है, और वो पिछले 20 साल से सऊदी में बैठ के एक इंजीनियरिंग की जॉब कर रहा है, जो आज एक अच्छे पैसे भी बना रहा है और एक कंफर्ट जोन में भी बैठा है। और यहाँ पे तो बहुत है, इधर तो बहुत है, एग्जैक्टली। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बहुत सारे इंजीनियर्स हमारे पास मौजूद हैं सऊदी में, जैसे टेलीकॉम के बहुत सारे इंजीनियर्स मौजूद हैं। तो व्हाई डोंट यू टेक दैट एज अ अपॉर्चुनिटी कि आपने आज 10, 12, 20 साल, 15 साल का एक्सपीरियंस लिया है, और अब आप उस एक्सपीरियंस को अपने बिजनेस की तरफ कन्वर्ट करो, ताकि वो मेहनत जो आप यहाँ पे किसी दूसरे की कंपनी में कर रहे हो, अरबी की कंपनी में कर रहे हो, शेख के लिए काम कर रहे हो, उससे बेहतर है कि आप अपने लिए काम करो। अब काम करने में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही होता है, यार काम होगा या नहीं होगा। जब आप दूसरे की कंपनी में काम कर रहे हो, जबकि आप प्रैक्टिकली 30, 40 या 50% ऑफ योर एक्चुअल पोटेंशियल जो है वो आप पुट कर रहे हो, अपनी बिजनेस में अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए काम करोगे तो आप 100%, और उसका काम आप ही रन कर रहे हो। एग्जैक्टली। दूसरे का काम रन कर लोगे ताकि दूसरा बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम सके, दूसरा ट्रैवल कर सके, तो अपने काम को सीरियसली लेके करो तो आप खुद उसकी जगह पे आ जाओगे। इसके साथ यानी एक क्वेश्चन ये भी है कि जॉब वाला बंदा, इसकी पोर्टफोलियो नहीं है ना, राइट, तो ये भी E2 पे जा सकता है बिजनेस स्टार्ट करने, राइट। अच्छा, E2 को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि E2 वीज़ा है क्या, तो आपको इस चीज़ का आंसर उसी में मिल जाएगा। E2 बेसिकली ट्रीटी इन्वेस्टर वीज़ा है। ट्रीटी क्या होता है? US की दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के साथ ट्रीटी साइन है, ट्रेड ट्रीटी। ट्रेड ट्रीटी में इनके बायलैटरल ट्रेड्स हैं, जिसमें एक कंट्री दूसरी कंट्री के इन्वेस्टर्स को और बिजनेस कम्युनिटी को फैसिलिटेट करेगी, इनको ऑब्लाइज करेगी। लकीली अमेरिका की पाकिस्तान के साथ ट्रीटी साइंड है। अब ट्रीटी साइन का मतलब यह है कि पाकिस्तानी सिटीजन, कोई भी बंदा जो पाकिस्तानी पासपोर्ट कैरी कर रहा है, वो E2 वीज़ा की क्वालिफिकेशन का जो फर्स्ट क्राइटेरिया है उसको मीट कर रहा है। ठीक है, तो हर पाकिस्तानी E2 वीज़ा के लिए एलिजिबल है इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली। अच्छा, व्हाट अबाउट हमारे इंडियन दोस्तों के बारे में और ये बांग्लादेश के बारे में? बांग्लादेश भी एक ट्रीटी कंट्री है, उसके साथ भी US की ट्रीटी साइंड है, तो बांग्लादेश भी इस कैटेगरी में फॉल करता है।
अनफॉर्चुनेटली आफ्टर वट एवर यू से, इंडिया के साथ यूएस के जितने मर्जी अच्छे रिलेशन हैं, बट अभी तक उनकी ट्रेड ट्रीटी साइन नहीं है। तो इंडियन नेशनल्स जो हैं, जो आपके व्यूवर्स हैं, दे आर अनफॉर्चुनेटली नॉट क्वालिफाइड फॉर दिस प्रोग्राम, एलिजिबल नहीं है, इनके लिए एलिजिबल नहीं है। E2 या E1 वीज़ाज जो हैं ये एलिजिबल नहीं है। अब E1 भी इसी कैटेगरी का, वो भी ट्रीटी बेस्ड वीज़ा है, बट वो ट्रेडर्स के लिए, इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स की कैटेगरी में आता है। मैं उसकी डिटेल में आगे कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा आपको दे सकूँ, बट जनरल में इट्स अ ट्रेडर्स वीज़ा, तो वो भी इंडियंस के लिए नहीं है। तो भाई पाकिस्तानियों जागो, और ये अपॉर्चुनिटी और राहिल भाई ला रहे हैं, ये पाकिस्तानियों के लिए सबसे ज़्यादा है, और पाकिस्तानियों के पास वैसी अपॉर्चुनिटी वीज़ा लगने की कम होती है, मगर इस ट्रीटी जो कॉन्ट्रैक्ट है या जो भी पॉलिसी है उसके अंदर पाकिस्तानी एलिजिबल है। बिल्कुल पाकिस्तानी एलिजिबल। जो H1A वीज़ा होता है और B आई थिंक जॉब वीज़ा होता है, उसके अंदर इंडिया का कोटा बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली, और वही वन ऑफ द रीज़न है जिसकी वजह से इंडिया के साथ ट्रेड ट्रीटी साइन नहीं है, क्योंकि H1B का जो एनुअल, जैसे अगर मैं लेटेस्ट कोटा की बात करूं तो समवेयर अराउंड 65,000 के करीब जो है वो वीज़ा कोटा है एनुअल का, और यू कैन से वेरी रफली 80 to 90% जो है उस वीज़ा का कोटा वो इंडियंस के लिए पूरा हो जाता है, इंडियंस ऑक्यूपाई करते हैं। तो इस वजह से उनके लिए H1 का या एजुकेशन बेस्ड, स्किल्ड बेस्ड वीज़ा कैटेगरी है। और पाकिस्तानी, चूँकि पूरी दुनिया को ये पता है कि हम लोग लिक्विड कैश इकॉनमी है, हम लोग जो है वो कैश रिच पॉपुलेशन है, मैं गवर्नमेंट्स की बात नहीं करता, बट पॉपुलेशन जो है वो हम एज अ पब्लिक वी आर कैश रिच पीपल, तो हम लोगों के लिए इन्वेस्टर्स वीजा का ऑप्शन, यानी अमीर पाकिस्तानी, अमीर पाकिस्तानी, पाकिस्तान अमीर है या नहीं, बट पाकिस्तानी बहुत अमीर नहीं, तो फिर हम वो कर लें, अमीरो 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 राइट, पाकिस्तानी अमीर है भाई, पाकिस्तानी अमीर हो, आपके लिए जो है वो यूएस वीजा के लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो है वो मौजूद है। बहुत जबरदस्त। अच्छा, अब दूसरा सवाल आता है कि हम अमेरिका चले जाएं, E2 पे चले जाएं, बिजनेस क्या करेंगे? लाजमी है जो बंदा यहाँ पे इंजीनियर है वहाँ पे इंजीनियरिंग कंपनी तो नहीं खोल सकता, राइट। तो कौन सी अपॉर्चुनिटी होगी उसके पास बिजनेस करने के लिए? देखें, जैसे मैंने बताया कि E2 को थोड़ा सा समझते हैं कि E2 में सबसे पहली कैटेगरी आपके पास आ गई कि ट्रीटी कंट्री का होना ज़रूरी है। Okay. अब जो दूसरी मेन कैटेगरी है वो ये है कि आपको एक एक्टिव बिजनेस जो है वो क्रिएट करना है। एक्टिव बिजनेस से क्या मुराद है कि कोई भी ऐसा बिजनेस है जो लीगली अलाउड है, वन। अब लीगली अलाउड से मतलब ये है कि आप गैम्बलिंग टाइप का बिजनेस नहीं कर सकते। दो गैम्बलिंग अमेरिका में लीगल है, लेकिन वो लीगली पब्लिकली हर बंदा नहीं कर सकता, यानी कॉमन ग्राउंड के ऊपर उसके लिए अगेन एक लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट्स है, एक प्रेमिसेस की रिक्वायरमेंट्स है, तो इस वजह से वो बिजनेस इसमें नहीं आता। इसके अलावा जो है स्टॉक्स का बिजनेस जो है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, क्रिप्टोज हैं, लीगल बिजनेसेस हैं, बट अब वो एक्टिव नहीं है। तो एक तो लीगल बिजनेस और एक एक्टिव बिजनेस होना शर्त है, और फिजिकल होना भी शर्त है। नहीं, फिजिकल नहीं, सर्विस बिजनेस भी हो सकते हैं, डिजिटल बिजनेस भी हो सकते हैं, लेकिन एक्टिव होना शर्त है। और जैसे ई कॉमर्स, हाँ, ई कॉमर्स, राइट, एग्जैक्टली। तो ई कॉमर्स जो है वो चूंकि एक डिजिटल बिजनेस है, लेकिन वो एक एक्टिव बिजनेस कैटेगरी में आता है, तो ई कॉमर्स भी क्वालिफाई करता है E2 वीजा के लिए। जो इसी तरह जो प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स हैं, बहुत सारी जो है वो आपके ऑडियंस शायद आपको भी अप्रोच करेंगे, हम घर ले लेंगे फॉर एग्जाम्पल और उस घर में फैमिली शिफ्ट कर देंगे, उसकी बेस पे वीजा मिल जाए, तो वो एक बिजनेस नहीं है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। आप इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो आप कर सकते हो, बट घर लेने से आपको वीजा नहीं मिलेगा, तो वो क्योंकि एक एक्टिव बिजनेस नहीं है। हाँ, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की कंपनी खोल लो और उस प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में अपनी या दूसरों की जो है वो प्रॉपर्टीज को मैनेज करना शुरू कर दो, रेंटल है, रिपेयर है, मेंटेनेंस है, तो आप उस मैनेजमेंट कंपनी की बेस के ऊपर आप E2 वीजा ले सकते हो, बट खाली रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की बेस पे E2 वीजा नहीं मिलता। अच्छा, जो लोग सऊदीया में या मिडिल ईस्ट में कहीं पर भी है, या पाकिस्तान इंडिया में, इंडिया तो निकल गया, राइट, पाकिस्तान में है, तो ये हमें जो इंटरव्यू कॉल आएगी, वो अगर मैं सऊदी अरब में हूँ तो सऊदी एम्बेसी में देनी पड़ेगी, और पाकिस्तान वाले को पाकिस्तान में देनी पड़ेगी? जी बिल्कुल, आपके पास चॉइस होती है कि आप अपनी चाहे कंट्री ऑफ सिटीजनशिप या कंट्री ऑफ रेजिडेंस, इन दोनों में से किसी को भी पिक कर सकते हो। जैसे आप नॉर्मली हम लोग इसके लिए जो रूल ऑफ थंब ये करते हैं कि जहाँ पे आपके फाइनेंशियल टाइज हैं, यानी जहाँ से आपका सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आया, सोर्स ऑफ फंड आ रहा है, आप उस कंट्री के अगर लीगल रेजिडेंसी आपके पास मौजूद है, अगर आप सऊदीया में आपका सोर्स ऑफ फंड जॉब था और आप सऊदीया के रेजिडेंट हो, तो आपके लिए प्रेफर ये है कि आप सऊदी से जो है वो अपना वीज़ा इंटरव्यू अप्लाई करो, वो अप्लाई करें, वो बेहतर रहेगा। राइट, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए? और मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जॉब तो बहुत अरसे से कर रहे हैं, मगर उनके पास, क्योंकि यहाँ पे फैमिली रहते हैं, उनके एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हैं, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमम तो आई नो कि अनलिमिटेड है, आप जितना भी ले जाओ, मगर मिनिमम कितनी होनी चाहिए?
अच्छा, इसमें ना जो इन्वेस्टमेंट कैटेगरी है बाय लॉ, इस वीज़ा का जो लेजिस्लेटिव लॉ है उसके अकॉर्डिंगली कोई अमाउंट मेंशन नहीं है। अच्छा, अमाउंट की कैटेगरी की जो डेफिनेशन है वो ये होती है कि बिजनेस इन्वेस्टमेंट शुड बी सब्सटेंशियल। अब सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट को थोड़ा समझते हैं कि वो क्या होती है। तो सब्सटेंशियल का मतलब ये होता है कि सब्सटेंशियल इज रिलेटिव टू द बिजनेस एंड द बिजनेस इंडस्ट्री, कि जिस तरह के बिजनेस की मार्केट में क्या डिमांड है और कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, उस हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस में की जाएगी। एग्जाम्पल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप एक स्मॉल स्केल का रेस्टोरेंट खोलते हो, जैसे ये सऊदी में आपके बहुत सारे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स भरे हुए हैं। आप इसी तरह का एक स्मॉल स्केल का रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हो, तब उसकी क्राइटेरिया ये है कि उससे रेलिवेंट या उस तरह के उस मार्केट में कितने जो रेस्टोरेंट्स हैं उनकी क्या वैल्यू है, उनकी क्या वर्थ है या उनकी क्या इन्वेस्टमेंट है। तो उससे आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो निकलेगी कि आपके बिजनेस में इतनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। इसी तरह जैसे अगर आप इंजीनियरिंग कंपनी की हमने बात की, तो अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्टिंग या इंजीनियरिंग कंपनी खोलना चाह रहे हो तो उससे जो आपकी डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव कंपनी होगी मार्केट में, उसको रिव्यू किया जाएगा कि आपके जो कॉम्पिटिटर है उसकी क्या वैल्यू है, उस हिसाब से आपकी कंपनी की वैल्यू होनी चाहिए। नंबर्स में अगर मैं बताऊं, अब ये तो एक बहुत बड़ी जो है ना वो एक ब्रैकेट आ गई है कि यार अब हम किसी को नहीं पता क्या करें। अगर नंबर्स में एज अ प्रैक्टिस हम बात करें, नॉट एज अ लॉ या लीगल, तो प्रैक्टिस में ये है कि स्टार्टिंग फ्रॉम $100,000 एंड अबव इज अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर एनी स्मॉल बिजनेस। स्मॉल स्केल का कोई भी गैस स्टेशन नहीं आ जाएगा, नहीं गैस स्टेशन नहीं मांगेगा आप, क्योंकि आप लोगों का सबसे पहला सवाल आएगा गैस स्टेशन नहीं खुलता इतनी अमाउंट में, गैस स्टेशन इतने में पाकिस्तान में भी नहीं खुलता है। 3 करोड़ बनता है, 3 करोड़ में 5 मरले का प्लॉट नहीं आता। अगर हम सुनते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो स्टोर खोलना मुश्किल है और अमेरिका में गैस स्टेशन खोलना आसान है, ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आसान है लेकिन सस्ता नहीं है। सस्ता नहीं है। आसान होने में और सस्ता होने में फ़र्क है। आसान क्यों है? क्योंकि वहाँ के लॉज डिफाइंड है, रेगुलेशंस डिफाइंड है, एक सेट पैटर्न है, लाइसेंसिंग है, उसके अप्रूवल्स हैं, आपके जितने भी जो काउंटी के और आपके रेलिवेंट जो स्टेट के अप्रूवल्स हैं उन सब का लॉ डिफाइंड है। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने चॉइस साहब को फ़ोन करना है या साइंस सरकार को फ़ोन करना है और किसी का रेफरेंस लगाना है या अंडर द टेबल कुछ आपने डील करनी है अप्रूवल के लिए, ऐसा नहीं है। वहाँ पे एक सेट पैटर्न है, आप भी जाएंगे उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, मैं भी उसी पैटर्न को फॉलो करूंगा, हमें अप्रूवल मिल जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो आसान है लेकिन सस्ता नहीं है। सस्ता में आपको गैस स्टेशन का बिजनेस होगा, तो एक अच्छा गैस स्टेशन जो एक एवरेज अच्छी अमाउंट बनाता है तो वो कम से कम आपको $4 से $5 लाख मिनिमम लगेगा कैश। और ये लीज पे है, ये प्रॉपर्टी ऑन नहीं कर रहे आप। अच्छा, प्रॉपर्टी ऑन करने जाओगे तो यू आर टॉकिंग अबाउट मिनिमम $2 to $3 million एंड अबाउ। राइट। तो गैस स्टेशन सस्ता बिजनेस नहीं है। अच्छा, अब इस बिजनेस के अंदर कोई चाहता है और वो लीज लोन लेना चाहते हैं, सुनते हैं अमेरिका में बहुत आसानी से मिलता है, और यस, तो व्हाट इज द वे, E2 पे जाके वो लोन ले सकता है? ओके, ये बड़ी ज़बरदस्त ब्यूटी है जी। E2 की इन्वेस्टमेंट के लिए आप अमेरिका से लोन नहीं ले सकते, यानी सोर्स ऑफ फंड के तौर पे आप बिजनेस लोन जो है वो नहीं ले सकते। आप सऊदी के किसी बैंक से, या अगर आप मिडिल ईस्ट में है, दुबई में है, अबू धाबी में है, यहाँ के किसी बैंक से आप अपना पर्सनल लोन ले लें और उसको आप एज अ सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट यूज़ कर लें, ये कर सकते हो। बिजनेस आपका एस्टेब्लिश हो गया, $1 लाख या इससे ऊपर की अमाउंट आपने लगा दी, E2 वीज़ा आपको असाइंड हो गया, आप अमेरिका में लैंड कर जाओ। ओवर द पीरियड आपको 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, वेन एवर यू नीड, आपको बिजनेस एक्सपैंड करना है, आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट बिजनेस का आपके पास आ गया कि उस प्रोजेक्ट को डिलीवर करने के लिए आपको कैश फ्लो चाहिए, तो उस सूरत में आप वहाँ की फाइनेंशियल एक्सेस आपके पास मौजूद है। वहाँ से आप US के बैंक से भी लोन ले सकते हो, आप क्रेडिट्स भी यूज़ कर सकते हो, लाइन ऑफ क्रेडिट्स भी मिल जाएंगी। और ट्रस्ट मी, US का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो इतनी ज़बरदस्त पॉलिसीज़ पे काम करता है कि आप अपने बिजनेस को ग्रो करो, पूरे का पूरा सिस्टम आपको ग्रो करने की कोशिश में लग जाएगा। जबरदस्त। पाकिस्तान या किसी भी ऐसे मुल्क की तरह नहीं है जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कि आप जो ही एक सर्टन लेवल से ऊपर जाने की कोशिश करते हो तो आपको सारे लेग पुलिंग स्टार्ट कर देते हैं, ऊपर से प्रेशर आता है और नीचे से लोग लेग पुलिंग करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप अपनी मेहनत करो, अपने बिजनेस को ग्रो करो, थोड़ा सा ग्रो करोगे, बाकी सिस्टम आपको खुद पुश करेगा, तो फाइनेंशियल एक्सेस आपको बिल्कुल मिल जाता है। अच्छा, जैसे E2 पे गए, बिजनेस स्टार्ट करा तो क्रेडिट हिस्ट्री
बनानी होगी, वो Right. टाइम लेता है, पॉइंट्स बनते हैं। बिजनेस में भी सेम ही होगा। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। बिजनेस में भी आपको हिस्ट्री जो है वो बनानी पड़ती है। बिजनेस का क्रेडिट अलग होता है, पर्सनल क्रेडिट अलग होता है। Okay. तो बिजनेस का क्रेडिट बनाने के लिए भी आपको उस पर मेहनत जरूर करनी पड़ती है, शुरू के 6 महीने साल। इस ड्यूरेशन में भी ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल एक्सेस नहीं मिलती। अच्छा। आपको छोटी अमाउंट्स के साथ जो है वो आपको एक्सेस मिल जाती है, क्रेडिट्स मिल जाते हैं। आपका अगर खास तौर पे पर्सनल क्रेडिट अच्छा बना हुआ है तो आप बिजनेस पे भी जा सकते हो। ओवर द पीरियड जितनी क्रेडिट हिस्ट्री को मेंटेन करोगे आपको उतनी क्रेडिट एक्सेस बढ़ जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। बल्कि अमेरिका में तो एक बड़ी कॉमन सेइंग है, वो कहते हैं आपका करेक्टर खराब हो तो चलता है लेकिन आपका क्रेडिट खराब नहीं होना चाहिए। खराब नहीं होना तो चाहिए। क्रेडिट खराब करके आप वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। अच्छा, हम पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी ड्रीम जी जो हर जगह रहती है वो होता है घर खरीदना। बिल्कुल और सही। जैसे ही हम फॉरेन जाते हैं तो हमारा दिल चाहता है कि हम सबसे पहले घर खरीद लें। राइट। तो वो कैसे लेंगे? अच्छा, घर लेने के बारे में ना एक बहुत बड़ी आप ये कह लीजिए कि मिथ है या लोगों को बहुत कह लें अवेयरनेस नहीं है। तो चले आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये अवेयरनेस भी दे देता हूँ। अमेरिका में घर ख़रीदने के लिए आपके पास अमेरिका का वीज़ा होना या अमेरिका का रेजिडेंट होना या अमेरिका का सिटीजन होना ज़रूरी नहीं है। रियली? यस। Okay. तो दैट्स अ न्यूज़ कि आप सऊदी में बैठ के आप कभी अमेरिका की शक्ल भी नहीं देखी, आपने अमेरिका का जहाज भी नहीं देखा, अमेरिका की एम्बेसी भी नहीं देखी, हाँ। आप सऊदी में बैठ के अमेरिका में प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। वाह। अब इसमें मैं 2 चीज़ें और ऐड करता अच्छा। हूँ कि अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आएगा कि हम फिर प्रॉपर्टी देखेंगे कैसे या ट्रस्ट कैसे करेंगे। अमेरिकन रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है वो आई वुड से कि वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट एंड रेगुलेटेड मॉनिटर्ड इंडस्ट्री है कि आप अभी मेरे लास्ट मंथ में मैंने एटलीस्ट शायद प्रॉबेबली 2 से 3 मेरे क्लाइंट्स को प्रॉपर्टीज लेके दी हैं अमेरिका में। दे हैव नेवर बीन टू अमेरिका, दे हैव नेवर विजिटेड अ प्लेस। वो पाकिस्तान में बैठे हैं और ऑनलाइन पे हमने उनको प्रॉपर्टीज सर्च करवाई हैं। पूरी ट्रांजैक्शन बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ उनकी जो है वो ऑनलाइन क्लोज हुई है। उसमें अटॉर्नीज भी इन्वॉल्व होते हैं, उसमें लीगल काउंसल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, उसमें आपकी जो है वो एस्क्रोज भी इन्वॉल्व होते हैं। तो देर आर टेंस ऑफ द कंपनीज विच गेट इन्वॉल्व और आप प्रॉपर्टी इंटरनेशनल बैठ के ले सकते हो। इसके अलावा एक और न्यूज़ जो लोगों को बड़ा सरप्राइज करेगी, ना सिर्फ आप कैश की प्रॉपर्टी ले सकते हो, अगर आप अपने करंट प्रोफाइल में एक अच्छे प्रोफाइल पे बैठे हो, आपका फाइनेंशियल जो आपकी जो फाइनेंशियल एक्सेस है, आपकी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, वो अगर आपकी पावरफुल है तो ना सिर्फ कैश बल्कि आप मॉर्गेज भी ले सकते हो विदाउट बीइंग इन द यूएसए। ये मेरा सवाल था। Right. आपने मुझे मौका नहीं दिया। ये मेरा सवाल था, ये प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन हो रही है कैश पे हो रही है? राइट। क्या या लीज भी ले सकते हैं? जी, दोनों तरीके से होती है। अगर आप फुल कैश लेना चाहो तो आप फुल कैश ले सकते हो, और अगर आप फाइनेंस करना चाहो तो अप टू 75% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू जो है वो आप फाइनेंस भी कर सकते हो। यानी 25% आपको जेब से डाउन पेमेंट देनी है Right. और 75% वैल्यू आपके करंट फाइनेंशियल्स को, होम कंट्री के फाइनेंशियल्स को इवेल्युएट करके आपको अमेरिका में फाइनेंसिंग मिलेगी। ये है अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम की पावर। जबरदस्त। यानी अगर आप बैठे हुए हैं मिडल ईस्ट में, सऊदीया में, दुबई में या पाकिस्तान में, वहाँ बैठे बैठे आप लीज पे अमेरिका में अपना घर खरीद सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री जो है, जो स्टेटमेंट्स हैं, हाँ, वो होम वो कंट्री की strong आपकी हो। स्ट्रांग होनी चाहिए। Right. जो वो एवेल्युएट करेंगे और अप्रूवल आएगी, अप्रूवल के बाद आप वो चीज़ खरीद सकते हैं। बहुत बिल्कुल ही ऐसा। ज़बरदस्त बात है भाई ये तो। अच्छा, बिजनेस तो आपने बता दिया। एक रेस्टोरेंट की हमारी बात हो गई, गैस स्टेशन का बात हो गया। रेस्टोरेंट और गैस स्टेशन ये दोनों बिजनेस ऐसे हैं जो मेरा मानना है, क्योंकि रेस्टोरेंट का ऑलरेडी मैं बिजनेस यहाँ कर रहा हूँ, Right. और गैस स्टेशन मेरे ये है कि आपकी पर्सनल लाइफ नहीं रहती। Right. आप बिजी रहते हैं तकरीबन 12 आवर 15 आवर्स। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते इस वाले। Right. अगर वो चाहते हैं कि ऐसा बिजनेस हो या 9 to 5 वाला बिजनेस हो, Right. या कोई ऐसी करें कि इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप कर लें Right. और उनको उसका रिटर्न आने लगे, तो Right. उनके लिए क्या ऑप्शन है? ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपकी एक ये कन्फ्यूजन भी क्लियर कर दूं कि गैस स्टेशन का बिज़नेस 12-14 घंटे का नहीं है। गैस स्टेशन का बिज़नेस है, बल्कि एक मेरे जो है ना वो एक मेरी वीडियो भी थी, बड़ी वायरल की थी, उसका टाइटल था मजलूम बिजनेसमैन। और वो मजलूम बिजनेसमैन वो है जो गैस स्टेशन के बिज़नेस में इन्वेस्ट करता है। गैस स्टेशन बेसिकली 16 से 18 घंटे मिनिमम की जॉब है, एंड इसमें आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है, अदरवाइज आपका बिजनेस वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो आप खुद करेंगे। जो आप खुद कर सकते हो।
अच्छा, गैस स्टेशन के अलावा फूड का बिजनेस हो गया। पाकिस्तानीज़ की जो स्पेशली जो सेकंड फेवरेट कैटेगरी है वो ग्रॉसरीज है। Grocery store. 7-Eleven स्टोर हो गया जैसे, या ग्रॉसरी स्टोर्स हो गया, फूड शॉप्स हो गए। अच्छा, ये ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं, इनको मैं अपनी लैंग्वेज में कहता हूँ कि ये ट्रेडिशनल ओल्ड स्कूल बोरिंग बिजनेस है। राइट, सही है, एग्रीड। एक रेस्टोरेंट की जॉब है, बोरिंग है ना सर। आपको सुबह उठना है, माल लाना है, अपना रॉ मटेरियल लाना है, रेस्टोरेंट पे जाना है, कुकिंग करनी है, सर्व करना है, घर आ जाना है। अच्छा, इसमें मैं क्या कहता हूँ रेस्टोरेंट के काम को, जी, रोज घर में शादी है, हाँ, रोज घर में शादी है, रोज exactly, घर में मेहमान आ शादी रहे हैं। है, दैट इज रेस्टोरेंट। राइट, तो ये रेस्टोरेंट का हो गया या ग्रोसरी का, तो ये ओल्ड स्कूल बोरिंग बिजनेस है। अच्छा, ये बोरिंग है तो फिर एंटरटेनिंग क्या है, मॉडर्न बिजनेसेस क्या है। अमेरिका जैसी कंट्री में मॉडर्न बिजनेसेस जो है वो हैं जो टेक अनेबल्ड हैं या जिनमें टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट की जा सकती है। राइट, जो कि सर्विसेज के बिजनेस आते हैं। अब सर्विस का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, मिडिल ईस्ट में तो फिर लोगों को बहुत कॉन्सेप्ट है, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है कि सर्विसेज में क्या हो सकता है और इस बिजनेस के ग्रोथ चांसेस क्या है। फॉर एग्जांपल, आपकी सबसे पहले होम्स, यहाँ पे होती है टेक्निकल सर्विस की कंपनी, यस, जिसको होम रिपेयर एंड रीमॉडलिंग का बिजनेस बोलते हैं, मेंटेनेंस कंपनी। ये एक सर्विस का बिजनेस है, इसको आप इसके साथ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट कर सकते हो और उस बिजनेस को स्काई इज द लिमिट, यू कैन ग्रो। ठीक है, इतना इसका एक्सपोजर है। इसके अलावा एनीथिंग रिलेटेड टू द होम्स, रिपेयर, मेंटेनेंस, लॉन केयर, पूल मेंटेनेंस, आपका पेंट, पेस्ट कंट्रोल, क्लीनिंग, आपकी इस तरह की Plumbing, इलेक्ट्रिशियन, duct cleaning, राइट। HVAC। तो ये सारे के सारे बिजनेस ऐसे एक हैं। मैंने भी Right. देखी, वो गार्डन की ग्रास कटिंग। राइट, ग्रास कटिंग जो है वो बजाते खुद एक पूरी इंडस्ट्री है और एक पूरा बिजनेस है। Right. सही है, तो ये जितने बिजनेसेस जो घर से रिलेटेड है, तो ये आपकी वो कैटेगरी है जिसमें आप बड़े कंफर्टेबली इन्वेस्ट कर सकते हो, बड़े कंफर्टेबली बिजनेस बना सकते हो, क्योंकि ये एक ओवरऑल एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है। अगर आप होम सर्विसेज से बाहर आते हो तो नेक्स्ट जो कैटेगरी जिसको मैं डिफाइन करता हूँ वो है कि ऐसा बिजनेस जो लोगों की लाइफ में कन्वीनियंस और कंफर्ट ला सके। ओके, अच्छा, जितना कंफर्ट क्रिएट करोगे लोगों की लाइफ में, उतना लोगों को आपके बिजनेस की आदत पड़ जाएगी और आपको रिपीटेड रेवेन्यूज जो है वो मिलेंगे। Agreed. मिसाल के तौर पे कोरियर की कंपनीज, ओके, आज ई कॉमर्स का ज़माना है। Yes. ई कॉमर्स बजाते खुद एक कैटेगरी है जिसको आप जो है वो बड़ा कंफर्टेबली ई कॉमर्स के बिजनेस को जो है वो ग्रो कर सकते हो। ई कॉमर्स के साथ कोरियर का बिजनेस, जिसमें आप जो है वो ई कॉमर्स पे आपने ऑनलाइन ऑर्डर दिया, अब वो आइटम आपके घर पे डिलीवर होनी है, आप कोरियर एंड डिलीवरी कंपनी खोल लो जो आपके वो आइटम्स डिलीवर कर रही है। Yes. तो अब इस कोरियर के बिजनेस में या इस कोरियर से रिलेटेड और जो रेलिवेंट कैटेगरी है, जैसे आपने बाइकिया का नाम सुना होगा पाकिस्तान बिल्कुल, में, बिल्कुल। यहाँ पे भी करीम वाले भी ये सर्विसेज देते Uber है, हैं। Careem उबर है, है, करीम है, जो पिक एंड ड्रॉप करते हैं आपके लिए, ग्रोसरीज करते हैं आपको, एक तो है ह्यूमन, आपको लेके जाते हैं, मोबिलिटी करते हैं। एक में एक आइटम्स परचेज की जाती हैं, रेस्टोरेंट से फूड पिक कर लाए, ग्रोसरी पिक कर लाए, आपको बाजार से Delivery शॉपिंग service। करनी है, डिलीवरी सर्विस। ये एक बिजनेस है जो आप कन्वीनियंस क्रिएट कर रहे हो। जितना कन्वीनियंस क्रिएट करोगे उतना कस्टमर आपके साथ डिपेंडेंट हो जाएगा। तो डिलीवरी का बिजनेस। अच्छा, अब इसी तरह ई कॉमर्स के अंदर ही एक और बिजनेस इंडस्ट्री जो इसको ही सप्लीमेंट करती है, इसको सपोर्ट करती है, वो है आपका वेयर हाउसिंग। आप वेयर हाउसिंग बना लो अपना, 3PL की सर्विसेज दो, रिटेल्स को भी दो, ऑनलाइन वाले बिजनेसेस को भी दो, वो एक अच्छा बिजनेस है। स्टोरेज का बिजनेस आप कर सकते हो, और टाइम लिमिट्स के साथ नहीं है। राइट, 9 to 5 वाली जॉब। तो ये वो है कंफर्टेबली, जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स में, जैसे कोरियर डिलीवरीज की मैंने बात की है, आप घर से बैठ के, क्योंकि आपने पूरे शहर में तो खुद तो नहीं जाना, आपने राइडर्स रखे हुए हैं, आपके ड्राइवर्स हैं, आपके उस एरिया के जो है वो स्टाफ है जो रन करेगा, आप लैपटॉप से बैठ के मोबाइल से जो है वो इसको मैनेज कर सकते हो। सर्विस का कोई भी बिजनेस टाइम बाउंडेड नहीं है, वो आप कहीं से भी बैठ के, जियोग्राफिकल बाउंड्री से बाहर है, टाइम बाउंड्री से बाहर है, और टेक्नोलॉजी एनेबल्ड एंड इंटीग्रेटेड बिजनेस है। तो 2000 द बिजनेसेस विच आई रिकमेंड एंड आई प्रेफर कि अगर आप एक नई कंट्री में जा रहे हो, एक उस कंट्री में जा रहे हो जो दुनिया की सबसे डेवलप्ड और सबसे पॉलिश्ड इकोनॉमी है व्हेन इट कम्स टू द बिजनेस मार्केट, तो फिर आप किसी ऐसे बिजनेस में जाओ ना जो वहाँ पे उन लोगों को डिमांड है, ज़रूरत है। अच्छा, दूसरा, अमेरिका क्योंकि सुनते बहुत बड़ा है, राइट, मतलब तो कहाँ जाना चाहिए, मतलब प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? एक आदमी है, उसको अमेरिका जाना है, मगर उसके जहन में ये नहीं है कि किस स्टेट में जाना है, Right. और वहाँ पे जाके क्या, तो अगर नया बंदा है, उसके रिश्तेदार भी नहीं है वहाँ पे, Right. तो कौन सी ऐसी स्टेट है जो सिटी है उसके फ्रेंडली रहे, इजी टू वर्क हो?
ओके, स्टेट सिलेक्शन जो है वो आपकी माइग्रेशन का एक बड़ा मेजर जो है ना इसका इम्पैक्ट है, इसका बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। स्टेट सिलेक्शन में चंद क्राइटेरियाज हैं। नंबर 1 क्राइटेरिया, हमारे हर ऑलमोस्ट पाकिस्तानी के घर में या फैमिली में या बरादरी में कोई चाचा, मामू, ताया, फूफा, ससुर या कोई आपका कोई तो दूर का होगा। रिश्तेदार, कोई बचपन का दोस्त कहीं ना कहीं पे बैठा है। बिल्कुल ऐसा। तो आपकी सबसे पहली प्रेफरेंस ये होती है कि यार हम उसी स्टेट में चले जाए जहाँ पे वो बैठा है, कोई रिश्तेदार है। कोई रिश्तेदार है या कोई जानने वाला है। अच्छा, अब आप इससे अगर नेक्स्ट लेवल पे जाते हो कि आपको ने कुछ ऐसे रिश्तेदार भी होते हैं जिनके घर आप नहीं जाना चाहते हैं, सही है, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, राइट। तो आपने उस रिश्तेदार के मामू के घर नहीं जाना, बल्कि आपने मामू को अमेरिका आके बताना कि शरीका आ गया जो अमेरिका, सही है ना। तो अब ये हमारा है कल्चर, हाँ, बताना नहीं अभी किसी को। बताना नहीं है, अभी नहीं बताना, हम पहुंच के बताएंगे। राइट। तो फिर आपके पास ऑप्शन ओपन है कि आप 50 स्टेट्स हैं अमेरिका की, किसी भी स्टेट में जा सकते हो। मैं ये प्रेफर करता हूँ कि सबसे पहला फिल्टर आपका ये होना चाहिए कि जब भी आपने जाना है तो जो टॉप फेमस या बिग स्टेट्स हैं आपको उनमें से कुछ सिलेक्ट करनी है। अच्छा। बिग स्टेट्स में कौन सी हैं? शिकागो, कैलिफोर्निया, टेक्सास, फ्लोरिडा, ह्यूस्टन, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वर्जीनिया, वाशिंगटन। ये देयर आर मे बी 1 or 2 more which I missed, but generally these are the हम नाम big भी states. इन्हीं का सुनते हैं। राइट, यानी आप ये समझिए कि वो स्टेट्स जिनका बचपन से आपने अमेरिका से नाम सुना है, एसोसिएट किया अच्छा, है। मेरी प्रायोरिटी थोड़ी सी चेंज है जी, मेरी प्रायोरिटी क्या है कि मुझे ना बर्फ नहीं होनी चाहिए। Right. मतलब मौसम मुझे पाकिस्तान वाला चाहिए। Right. क्योंकि जो मैं बर्फ देखता हूँ वो देखने में तो बड़ी अच्छी है। Right. कनाडा जीने में वालों बड़ी की- मुश्किल है। जी, अब शिकागो वाले जो हैं वो बड़ा मुश्किल करते हैं। Right. तो मुझे जब मैंने रिसर्च करी कि मुझे जाना है तो मैंने देखा कि ह्यूस्टन का मौसम जो है वो सिमिलर टू पाकिस्तान और कराची के नियर है। Right. तो इस पे आपकी क्या राय है? ओके, तो ये देखिए, ये जो अब आपने बात की है ना मौसम की, ये अब आपका फिल्टर्स लगने जा रहे हैं, सही है। पहले मैंने आपको बताया फर्स्ट फिल्टर है आपका फैमिली मेंबर्स। सेकंड फिल्टर है कि अब आपने जो टॉप की बड़ी स्टेट्स हैं उसमें जाइए। इसके मजीद आगे के फिल्टर है, ऑफ कोर्स वेदर बहुत इंपॉर्टेंट फिल्टर है। यू कैन नॉट इमेजिन, बहुत सारे लोगों को आइडिया भी नहीं होगा कि जहाँ पे वर्स्ट वेदर आता है, क्रूअल वेदर आता है, वो बहुत अनटॉलरेबल, अनबेरेबल होता है। तो वेदर आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा 2-3 और फैक्टर्स मैं बताता हूँ। सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होना चाहिए। Security, yes. सिक्योरिटी, Yes. आपकी फैमिली है, आपके साथ बच्चे हैं, आप किसी उस स्टेट में चले गए जहाँ पे क्राइम रेट जो है दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा है। अच्छा, ये भी क्लियर कर लो कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका कोई क्राइम फ्री कंट्री है। नहीं, वो तो सबसे बहुत ज़्यादा ज़्यादा क्राइम रेट है अमेरिका में। डोंट कीप दैट इन योर माइंड कि अमेरिका जा रहे हैं तो बड़ा सेफ होगा। इवन कि अगर आप किसी बड़े शहर में जाते हैं जहाँ क्राइम रेट नहीं है मगर उस एरिया में भी नोगो एरियाज हैं। Exactly. लाइक हमारा कराची का लियारी सुना है आप? राइट, बिल्कुल सुना है ना जी, आपने? बिल्कुल तो ऐसा अब कराची में जो है वो लियारी हर बंदा नहीं जाता। नहीं जा सकता। तो ऐसे इसी ही। तरह शिकागो में मैं एक दफा हर जा रहा जगह, था, राइट, तो मेरा कजन साथ था। Right. उसने मुझे किसी एरिया को आइडेंटिफाई करके देखा कि हम इधर नहीं जा सकते। जाते। एग्जैक्टली। तो बहुत सारे नो गो एरियाज हैं, बहुत सारे क्राइम रेट्स हैं अमेरिका में। तो आपको क्राइम आपका एक फिल्टर होना चाहिए कि प्रेफरेंस के हिसाब से कि आपको किस तरह की स्टेट में जहाँ पे क्राइम कम हो या ना हो। अच्छा, इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट फिल्टर होना चाहिए डिपेंडिंग ऑन योर फैमिली ऑब्जेक्टिव्स, वो ये है कि आपके बच्चों की एजुकेशन। अगर आप डिपेंडिंग आपके बच्चे किस एज ब्रैकेट में हैं, अगर फॉर एग्जांपल वो यूनिवर्सिटी गोइंग है तो किसी ऐसी स्टेट के सिलेक्शन कीजिएगा जो कि यूनिवर्सिटी जहाँ पे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हों, ताकि आपको यूनिवर्सिटीज़ के लिए बाद में माइग्रेट ना करना पड़े। तो क्राइम हो गया आपका, जो है वो यूनिवर्सिटीज़ हो गया, एजुकेशन हो गया। अच्छा, अब अगर आप पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात करें तो बहुत सारे लोगों की ये प्रेफरेंस भी होती है कि हमें पाकिस्तानी पॉपुलेटेड स्टेट्स चाहिए। तो उनमें भी आपको वो अब आपका एक और मजीद फिल्टर ऐड हो गया, रिलीजन ऑफ कोर्स। क्या कोई मुस्लिम पॉपुलेटेड स्टेट होनी चाहिए ताकि आपको जो है वो वहाँ पे हलाल फूड की एक्सेस। हलाल फूड इज़ वन ऑफ द बिगर चैलेंज। अगर आप किसी ऐसी स्टेट में चले गए जहाँ पे मुस्लिम्स नहीं है या कम है तो आपको वहाँ पे हलाल फूड नहीं मिलेगा बाहर से, मार्केट से। अच्छा, इसके अलावा जो है मॉस्क आपको अगर मुस्लिम काम है तो मॉस्क नहीं मिलेगी, मौलवी नहीं मिलेंगे, इमाम नहीं मिलेंगे, नमाज पढ़ने में प्रॉब्लम आएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम। तो ये बहुत सारे फिल्टर। इसके अलावा भी हर इंडिविजुअल फैमिली के इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से बहुत सारे फिल्टर्स लगते हैं। तो जब हम ऑन बोर्ड करते हैं क्लाइंट को तो उसके साथ हम ये बड़ी डिटेल से इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमिन करके फिर उनको उनके अकॉर्डिंगली 1 या 2 या जितनी भी स्टेट्स उस फिल्टर्स पे पूरी उतरती हैं, देन वी रिकमेंड देंगे आपके लिए कौन सी स्टेट सूटेबल है। ज़बरदस्त। अच्छा, एक सवाल और, E2 वीज़ा लग गया जी। अब मेरी फैमिली है, बच्चे हैं जी। तो मैं वहाँ जाऊँगा और बाद में बुलाऊँगा
या वो प्रोसेस मेरे साथ होगा और हम साथ जाएंगे? जी दोनों तरीके से हो सकता है। आइडियल तो यही होता है कि आपका फैमिली, हस्बैंड, वाइफ और बिलो 21 ईयर्स के जो बच्चे हैं वो सारे के सारे इकट्ठे एक ही टाइम पे अप्लाई करते हैं। एक ही साथ वीज़ा लग एक जाता साथ है। आप अप्लाई करते हो, एक साथ आपका वीज़ा लगता है, एक साथ आप ट्रैवल करते वाह भाई वाह, ये तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जो सऊदी अरब में आते हैं या दुबई में लोग आते हैं Right. वो तो पहले यहाँ आते हैं, जी। फिर स्ट्रगल करते हैं कि हाउ टू अप्लाई द वीज़ा, Right. उसकी अप्रूवल, और उसमें कहीं कहीं जो है बड़ी मुश्किलात भी आती हैं। Right. तो ये भी अच्छी बात है कि आप वीज़ा जो है फैमिली का डायरेक्ट साथ के साथ प्रोसेस करा रहे हैं और साथ के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। हैं। जी मिडिल ईस्ट में तो वैसे भी आपको पता है कि स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। ये शेखों का पेशा है कि वो आपसे काम लेते हैं, और हमारे लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम उनके लिए काम करते आ रहे हैं और ज़मानों से करते आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। मगर राहिल भाई एक मसला ये है ना, देखिए मैं 2011 में सऊदी अरब आया, ठीक है, सही। मेरे पास अमेरिका जाने की, कनाडा जाने की, यूके जाने की डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी नहीं थी, ऑफ कोर्स। बहुत मुश्किल था। बिल्कुल सही। मैं ये कहता हूँ कि जिन लोगों को जी। आगे जाना है यहाँ आए, 2 साल में अपनी प्रोफाइल प्रिपेयर करें राइट। और अपनी प्लानिंग करते रहे आगे की। Right. मगर अमूमन क्या होता है कि लोग आके यहीं सेटल भी हो जाते हैं, Settle फिर हो वो जाते आगे की स्ट्रगल Comfortable हो जाते हैं। कंफर्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा सेट हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो है ना एक स्टेप है पाकिस्तान से निकलने का। मेरा फार्मूला इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। एक बड़े सेट कैलकुलेशंस के हिसाब से मैंने ये आइडेंटिफाई किया था, क्योंकि मेरा मिडिल ईस्ट में बहुत सारा क्लाइंटल है और मेरा खुद का भी बहुत एक्सपीरियंस है मिडिल ईस्ट में। 20% ऑफ योर लाइफ, करंट लाइफ, अगर आपने मिडिल ईस्ट में गुजार दी है, दिस इज अ टाइम फॉर यू टू मूव आउट ऑफ मिडिल ईस्ट। राइट। 20% ऑफ लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर 30 ईयर्स इज योर एज करंटली, Right. आप 30 साल के हो और आप मिडिल ईस्ट के किसी भी कंट्री में, कतर, कुवैत, बहरीन, सऊदी, दुबई, अबू धाबी, कहीं पे भी आप आए हो, आप यहाँ पे लैंड करो, इसको अपना कैरियर बिल्डिंग के लिए स्टेपिंग स्टोन के तौर पे यूज़ करो। बिल्कुल वैसे ही जैसे ये दुबई के और सऊदी के अरबी जो है वो आपको अपने सक्सेस के लिए यूज़ करते हैं, आप उनको अपने कैरियर के लिए यूज़ करो। 20% ऑफ योर एज, 30 साल के हो, 6 साल आपने यहाँ पे गुजारने हैं, 6 साल से ज़्यादा गुजारे तो अब आप बेसिकली आप यहाँ के आदी हो गए हो, कंफर्टेबल हो गए हो, अब आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो। तो 20% ऑफ योर एज एंड देन यू मूव। लेकिन ये 20% में आपने प्लान करना है फ्रॉम द डे 1। Right. आप आओ यहाँ पे, अपना एक सर्टन गोल्स लेके आओ, माइलस्टोन्स रखो, उन माइलस्टोन्स को अचीव करो, एंड देन सो दैट आप सूनर देन लेटर जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे जा सको, किसी ऐसी कंट्री में, किसी ऐसे मुल्क में जो आपको इवेंचुअली ऑन करे। वो एंड ऑफ द डे जब आप 40 साल गुजारने के बाद रिटायर हो तो आपको यल्ला तल्ला बरा ना बोले। सही है, ऐसे ही बोलते हैं जी बिल्कुल आपके ऐसे, इधर बिल्कुल सारे, ऐसे। यल्ला तल्ला बरा शेख तल्ला तल्ला रखल पाकिस्तान, तो वो नहीं बोले आपको, वो आपको ऑन करें और आपको वो रिस्पेक्ट दें जो आपने उस कंट्री के लिए मेहनत करके कमाई है। बाय द वे अभी तो हालात बड़े बेहतर भी हुए हैं यहाँ पे, लोग अब वो वाले मामले नहीं रहे, क्योंकि आपको पता है कि सऊदी अरब भी तरक्की कर रहा है। Right. अच्छा, अब हमने ये बातें कर ली उन लोगों के लिए जो लोग जिन लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी का पता नहीं है। सही है। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ ऐसे पॉइंट पे एक्सपर्ट्स। Right. क्योंकि आपको पता है यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सब वर्किंग कर चुके हैं। राइट। ठीक है, तो अब उनके पास जब आप उनको बोलेंगे ना कि आप E2 ले लो, तो वो E2 में 3-4 खामियां अपने हिसाब से निकाल के बैठे हुए होंगे। सही है। या L1A में बैठे हुए होंगे। सही है। अच्छा, आपका जो चैनल है और Right. जो मैं आपको 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ, आपकी वीडियोस देखता हूँ, थैंक यू। आपका जो फोकस है वो E2 पे है। राइट। क्यों E2 पे है? क्योंकि हमारे पास तो L1A भी मौजूद है, Right. EB3 भी मौजूद है, मगर Right. आप जबरदस्ती सबको कहते हैं भाई E2 की बस में बैठो। राइट। राइट, बिल्कुल सही। इसके बारे में बताइए आप। देखिए जी, बड़ा सिंपल है। अगर आप कैटेगरी वाइज बात करते हैं तो मेरा ऑफ कोर्स मैं सारी बिजनेस कैटेगरीज जो हैं, इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज जिसमें E1, E2, EB1, आपका L1 और EB5, मैं ऑल 5 कैटेगरीज में डील करता हूँ। ठीक है, मैं इन सबको कंसल्ट करता हूँ। मेरे लिए प्रैक्टिकली ये तमाम कैटेगरीज इक्वल है। डिफरेंस ये है जो आप मुझे कह रहे हो कि मैं प्रमोट ज़्यादा E2 को इसलिए करता हूँ, E2 से ज़्यादा कन्वीनियंट, E2 से ज़्यादा इजी ऑप्शन मैंने अमेरिकन सिस्टम में, अमेरिकन इमिग्रेशन में देखा नहीं है। माशाल्लाह, ये इतना सॉफ्ट ऑप्शन है, अच्छा। इतना कंफर्टेबल है। $1 लाख की इन्वेस्टमेंट करो, अपनी पसंद का बिजनेस बनाओ। बिजनेस बनाने के आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। नया बिजनेस खड़ा कर लो, चलता बिजनेस खरीद लो,
किसी चलते बिजनेस में इन्वेस्ट कर लो या फ्रेंचाइज बना लो। अच्छा, चलते हुए बिजनेस में भी आप इन्वेस्ट कर Exactly, सकते हैं, आप- E2 के लिए एलिजिबल है। राइट अगर Okay. हाँ अब उसको आपकी क्वालिफिकेशंस पूरी करनी पड़ेंगी और ऑडिट करना पड़ेगा बिजनेस को, बट अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है और वो ऑडिट को पास करता है तो आप उसके 51% शेयर ले सकते हो। आप उसके में इन्वेस्ट करो और अपना बिजनेस E2 वीज़ा को क्वालिफाई करो। इससे ज़्यादा खूबसूरत वीज़ा अमेरिका क्या किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क के किसी भी वीज़ा प्रोग्राम्स में है नहीं। एक और प्रॉब्लम जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए जो क्राइटेरिया जिसके लिए मैं E2 को पसंद करता हूँ, 93% सक्सेस रेट 93% सक्सेस रेशो है E2 वीज़ा का। Okay. जो कि दुनिया की वर्ल्ड वाइड किसी भी इन्वेस्टमेंट बेस कैटेगरी में, बिजनेस इन्वेस्टमेंट बेस कैटेगरी में सबसे हाईएस्ट है। तो 7% का चांसेस ऑफ रिजेक्शन, ओके। और चांसेस ऑफ रिजेक्शन की में भी मोस्ट लाइकली कहीं ना कहीं पे हमारा अपना कोई ना कोई फॉल्ट रहता है, हमने कोई चीज़ मिस की है या कुछ बोगस तरीके से बनाई है या वो जैसे वो है पाकिस्तानी कहते हैं जुगाड़ लगाया है। जुगाड़ लगाया। बट अदर देन दैट दिस इज द वीज़ा कैटेगरी जो सबके लिए अवेलेबल है। एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आइल्स नहीं चाहिए, लैंग्वेज टेस्ट नहीं चाहिए, स्कोरिंग नहीं चाहिए, आपका पास्ट यानी इंडस्ट्री डिफरेंट हो, आपने जॉब डॉक्टर की है या आप बैंकर हो, आप वहाँ पे आके इंजीनियरिंग की कंपनी खोल लो, आप वहाँ पे आके प्लम्बिंग की कंपनी खोल लो, आपको कोई बंदा नहीं रोकेगा कि आप क्यों कर रहे हो। आप लीगली वहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा, अब ये बताएं कि हम चले गए जी। E2 वीज़ा पे, बिजनेस भी बना लिया, चला भी लिया, चल भी रहे, बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं। राइट। अब जब सब कुछ होगा ना, Right. तो फिर हमारे दिल में एक मलाल आएगा कि भाई ग्रीन कार्ड कब मिलेगा। राइट। तो आप ये बताएं कि ग्रीन कार्ड कैसे दिलवाएंगे। ये बात आप इन मिडिल ईस्ट वालों के लिए आप मुझसे पूछ रहे हैं जो पिछले 30 साल से मिडिल ईस्ट में बैठे नौकरियां कर रहे हैं और इनको पता है कि इन्होंने प्रॉपर्टियां पाकिस्तान में बनाई हैं क्योंकि इनको एंड में पाकिस्तान जाना है, जबकि इनको पता है कि इनको कभी भी मिडिल ईस्ट की पासपोर्ट नहीं मिलेगा, नेशनैलिटी नहीं मिलेगी। तो आपका ये कंसर्न है कि आपने 2 साल में अमेरिका का ग्रीन कार्ड कैसे लेना है। बिल्कुल गुड। देखिए जी, सबसे पहले तो बात यह है कि आपने घबराना नहीं है। सही है जी। आपने अगर 14 साल गुजारे हैं यहाँ पे या 40 साल गुजारे हैं, जब आपने मिडिल ईस्ट में बैठ के इतना साल गुजार दिए तो 2, 4, 5 साल दें आप अमेरिका को, अमेरिकन सिस्टम को समझें और अमेरिकन सिस्टम आपको समझे। E2 इसलिए पसंद है मुझे कि ये इजी और कन्वीनियंट एक्सेस टू एंट्री है। आप एंट्री करें, सोशल इकोनॉमिक सिस्टम में एंटर करें। जब आप 2 साल गुजार लेंगे, आपका लाइफ सेटल है, फैमिली सेटल होगी है, बच्चे जा रहे हैं, कारोबार ग्रो कर रहा है, अब आपके पास ग्रीन कार्ड के मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं। देर आर रफली 5 to 7 डिफरेंट वेज ऑप्शन है ऑफ कोर्स, जिसमें आप E2 से जो है आप शिफ्ट करके, माइग्रेट करके, ट्रांसफर करके आप ग्रीन कार्ड की तरफ जा सकते हो। उसी बिजनेस को माइग्रेट जी, उसी बिजनेस को भी कर सकते हो आप, डिफरेंट बिजनेसेस पे भी कर सकते हो, डिफरेंट वीजा प्रोग्राम्स पे भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक बड़ा सिंपल सा, एक अच्छे बिजनेसमैन के लिए, मैच्योर बिजनेसमैन के लिए, आपने 1-1.5-2 लाख डॉलर लगा के एक बिजनेस खड़ा किया। फॉर एग्जांपल आपने आपका रेस्टोरेंट खोला, अगले 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में उसकी आपने बिजनेस को माशाल्लाह ग्रो किया, आपने 6 ब्रांचेस खोल दी। राइट। तो ईच ब्रांच की जो इन्वेस्टमेंट है वो 2-2 लाख डॉलर आप करते गए। ठीक है। अब 6 ब्रांचेस की आपकी इन्वेस्टमेंट $1 मिलियन से ऊपर होगी है। बिल्कुल। आप EB-5 को क्वालिफाई करके ग्रीन कार्ड ले लो। Really? ऑफ कोर्स, ये तो मुझे नहीं पता। बिल्कुल ऑफ कोर्स। ये बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि अच्छा। E2 का मतलब है कि आप लाइफ में ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है। E2 एंट्री पॉइंट है, एंट्री करो और ग्रीन कार्ड की तरफ जाओ। यानी कि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट इतनी $1,050,000, अगर आपकी $1,050,000, अगर आप किसी मेन एरियाज में हो, 1,50,000 और 1,500,000 नो 50,000 $50,000 $1,050,000। Okay. और अगर आप किसी आउटस्कर्ट्स एरिया में, जिसको हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट जोन्स बोलते हैं, अगर आप जैसे छोटे टाउन्स हैं, Right. छोटे टाउन्स में बिजनेस बनाते हो तो $8 लाख का बिजनेस आप खड़ा करो, आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। ओके, जबरदस्त भाई। और इसके अलावा जिनके बच्चे बड़े हैं, जी, यानी नियर अबाउट 20 ईयर्स हैं, राइट 18, 19, 20, और वो वहाँ जाते हैं, Right. और बच्चा है या बच्ची है, जी। और उसकी वहाँ शादी हो जाती है, Right. और उनकी शादी होती है, उसका ग्रीन कार्ड होल्डर है, Right. तो तो उसका उसको भी green impact card मिल जाएगा। उसको मिल जाएगा, और उसको उसकी भी। फैमिली को कुछ इम्पैक्ट होगा नहीं, उसकी फैमिली का कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, बच्चे का मुस्तकबिल बन जाएगा कि बच्चे को फैमिली मैरिज बेस पे या स्पाउसल बेस पे ग्रीन कार्ड जो है वो मिल जाएगा। स्टेटस हो गया। अच्छा, स्टूडेंट बेस पे मिल जाता है। स्टूडेंट से मुराद है कि आपने वहाँ पे आपके बच्चों ने एजुकेशन ली, अमेरिकन एजुकेशन ली, जो कि वन ऑफ द फाइनेस्ट एजुकेशन है। Right. उस एजुकेशन की बेस पे
पे उनको अमेरिकन जॉब्स मिली, और उन जॉब से अगर आप उनमें परफॉर्म करते हो, कभी 1 साल में, कभी 6 साल में, कभी 3 साल में, डिपेंड्स के किस कंपनी में किस प्रोफाइल पे काम कर रहे हो, आपको कंपनी जो है वो भी ग्रीन कार्ड स्पॉन्सर कर देती है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, अब यहाँ से चलेगा E2 पे। अब मियाँ बीवी हैं, एक के नाम पे E2 बना, एक जो है वहाँ जॉब कर रहा है, Right. स्पाउस कोई भी, और उनको जॉब के बिहाफ पे कोई मिल सकता है जी green card? बिल्कुल मिल सकता है जी। E2 की जो स्पाउस है, जो भी हस्बैंड और वाइफ में से वन शुड बी द मेन एप्लीकेंट, Yes. दूसरा जो स्पाउस है उसको मिलता है ओपन वर्क ऑथराइजेशन। अच्छा, कहीं भी जॉब कर सकता है वो कोई भी जॉब कर सकता है, कोई भी बिजनेस कर सकता है, मल्टीपल बिजनेस कर सकता है, मल्टीपल जॉब्स कर सकता वाह है। भाई, यहाँ पे अच्छा आपको पता है यहाँ ये पे जो आजाद permanent वीजा, resident जी जो आजाद है जी। वो जॉब नहीं कर सकता। Right. यहाँ पे हमारी फैमिली जॉब नहीं कर जी सकती। परमानेंट रेजिडेंस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपको वो पूरी करने के लिए भी एक पूरी जिंदगी दोबारा आपको जो है वो मिडिल ईस्ट को देनी पड़ेगी, और उसके बाद भी आप उसके जॉब, बाद- अब आप रह सकते हो, सिर्फ जॉब नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो E2 की स्पाउस जो है वो कोई भी जॉब, कोई भी बिजनेस, कोई भी काम कर सकते Full time। राइट। अब जबरदस्त। ये भी एक राउट है, अगर आप 8 लाख या $1 मिलियन पे नहीं जाना चाहते तो आपके लिए ये रोड भी होता है कि हस्बैंड और वाइफ में से जिसका जॉब इनकम पोटेंशियल जो है वो ज्यादा हो, वो स्पाउस कैटेगरी में जाता है, Right। और जिसका बिजनेस का स्कोप ज्यादा हो वो बिजनेस में जाता है, ताकि जॉब वाले को, जॉब पोटेंशियल वाले को ओपन वर्क ऑथराइजेशन मिल जाए, उसकी बेस पे वो कंपनीज में जॉब करे और वो कंपनी आपको ग्रीन कार्ड के लिए स्पॉन्सर कर दे। जबरदस्त। अच्छा, आपने बताया कि जैसे अब $1 लाख नहीं है भाई हमारे पास। राइट। हम लोगों के पास, मिडिल ईस्ट वालों के पास $1 लाख जमा नहीं बड़े होते। अमीर हो तुम मिडिल ईस्ट वाले, नहीं तुम लोगों भाई, ने नहीं। बहुत पैसा छुपा छुपा के तेल के कुओं से निकाला है और पाकिस्तान से 2 प्लॉट बेचो, बिजनेस में डाल दो। भाई कम वालों को बताएं। और बिजनेस मेरे जहन में जो एक आया, जैसे कोई लेडीज सलून, ब्यूटी पार्लर बनाना चाहती हैं, तो उसके अंदर तो इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होगी। देखिए, जैसे मैंने बताया कि बिजनेस की इन्वेस्टमेंट जो है वो कोई लीगल पैरामीटर या थ्रेशोल्ड नहीं है, सही है। अगर आपके पास 1 लाख का, क्यों हम बोलते हैं, क्योंकि 1 लाख स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, और रीजनेबली एक आपने लेजिटिमेट बिजनेस बनाना है तो इतने पैसे आपको लग जाते हैं एक एक्टिव बिजनेस को बनाने में। आपके पास जो ये जो आज के यंग जनरेशन है ना, हमारी जो यूथ है, जो डिजिटल बिजनेसेस और ई-कॉमर्स के बिजनेसेस और कंपनीज और आईटी की सर्विसेज और मार्केटिंग एजेंसीज, ये कुछ ऐसे बिजनेसेस ज़रूर हैं जिनमें हम 1 लाख से कम की इन्वेस्टमेंट में जा सकते हैं। 50,000, 70,000, 80,000, यानी इस अमाउंट में, डिपेंडिंग अगेन कि व्हाट आर यू ब्रिंगिंग ऑन द टेबल अदर देन द इन्वेस्टमेंट। आपके पास स्किल्स हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड हो, आप फेसबुक सर्टिफाइड हो, आपके पास 4-6 सर्टिफिकेशंस हैं, आप मार्केटिंग कर रहे हो, आपके मार्केटिंग की ही आपका सारी एजुकेशन है, तो आप अपनी उन जो डिग्रीज और सर्टिफिकेशंस हैं उनकी बेस पे आप E2 को क्वालिफाई कर सकते हो विद लेस इन्वेस्टमेंट। ज़बरदस्त। अच्छा, अब चले, हमने कुछ पैसे जमा करे हुए और वो तकियों के नीचे रखे हुए, हाँ, मतलब वो दबाए में, प्लॉटों के दबाए नीचे हुए। दबाए में। प्लॉट लेना छोड़ दो, प्लॉट से बड़ी डेड इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। आपने बिजनेसेस को, आपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करना है तो बिजनेस में इन्वेस्ट करो, प्लॉटों में इन्वेस्ट नहीं करो। भाई इस पे तो एक अलग पॉडकास्ट बन जाएगी इस बिल्कुल topic पे, ऐसा ही ठीक है। इसका ये इसकी मैं पूरी जिम्मेदारी लेने को भी तैयार हूँ। हाँ। अच्छा जी, बहुत ही ज़बरदस्त। और आई थिंक कि हम लोगों ने मैक्सिमम जितने भी सवाल थे उनके जवाब राहिल भाई से ले लिए, और आई होप कि आप लोगों की जो हेल्प रहेगी हमारे लिए, मिडिल ईस्ट वालों के लिए, वो हम, क्योंकि राहिल भाई से मेरा ताल्लुक आज का नहीं है, 2 साल पुराना है। मैं काफ़ी टाइम से इनके साथ कुछ ना कुछ डिस्कशन लगा रहता हूँ, तो ये इनकी मेहरबानी। ये पाकिस्तान गए हुए थे और पाकिस्तान से वापसी में इन्होंने सिर्फ 1 दिन निकाला और यहाँ पर आए, और यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत, हमारे लिए, सबके लिए हेल्प रही। राहिल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का, और आई होप कि आप आते रहेंगे और यहाँ से बहुत सारे लोग ये बताएं कि जिन लोगों ने अब आपकी वीडियो देखी, अब उनको आपकी सर्विसेज चाहिए, तो वैसे तो हम आपका प्रोफाइल, लिंक, सब चीज़ें शेयर कर देंगे अपने डिस्क्रिप्शन में, तो आपसे कैसे और मज़ीद रब्ता कर सकते हैं, और जो आपके सक्सेस स्टोरी केस हैं वो हम कैसे लोगों को दिखाएं। जी उसके लिए बड़ा सिंपल है जी, आपका नंबर्स आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे। वेबसाइट जो है हमारी startupbusinessbureau.com, वो भी आपके पास उसकी भी लिंक आ जाएगा। मैं आपको अपना पर्सनल कैलेंडर लिंक भी दे दूंगा अपॉइंटमेंट के लिए। अपॉइंटमेंट बुक करके आप लिंक पे क्लिक करें, अपॉइंटमेंट बुक करें, फ्री कंसल्टेशन दूंगा आपके क्लाइंट्स को इनिशियल 10 to 15 मिनट्स के लिए। 3 घंटे नहीं मांगिएगा मुझसे, 10 से 15 मिनट की बेसिक इनिशियल कंसल्टेशन मैं आपके क्लाइंट्स को फ्री दे दूंगा। ये मेरा आपके लिए एक छोटा सा तोहफा होगा। आ गए भाई, वरना कितने डॉलर चल रहे हैं जी? $250 की रेट चल रहा है जी। माशाल्लाह, देखें भाई ज़बरदस्त काम हो गया। मगर
कम टू द पॉइंट आइएगा, पॉइंट लिख लीजिएगा, जल्दी जल्दी पूछिएगा। मोस्टली हम सवाल कर चुके हैं, जवाब ऐसा ही है। इसके अलावा आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे, कोई कंसर्न्स होंगे तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी। तो इंशाल्लाह हम लोग जो है वो इसको आपको कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से गाइड कर सकें, एडवाइस कर सकें, ताकि आप अपना जो है वो एक वाइज डिसीजन ले लें। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। जज़ाकल्लाह। थैंक यू फॉर हैविंग। थैंक यू सो मच।